वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 16th लेक्चर है। इसमें सबसे पहले है द क्रिएटिविटी एंड द बिजनेस आइडिया। सो आइडियाज जो होते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, कोई एक सोर्स नहीं होती आइडिया की, हमेशा डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। और जाहिर बात है आइडिया जो है एक एंटरप्रेन्योर की क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए कुछ मेथड्स जो है वो डिवाइस किए गए हैं। अब वो मेथड्स कौन कौन से हैं जिनके जरिए आइडियाज को जनरेट किया जाता है, क्योंकि आइडियाज जनरेट करना आसान नहीं होता। पहला है फोकस ग्रुप का मेथड। अब फोकस ग्रुप में क्या होता है कि कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होता। जो भी डिस्कशन होगा आइडियाज के लिए, उसमें कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म जो है वो स्पीड ब्रेकर का काम करता है। क्रिएटिविटी को किल कर देता है। जहाँ कहीं भी क्रिटिसिज्म होता है वो वहाँ क्रिएटिविटी जो है वो किल हो जाती है। और उसके बाद होता है इसमें क्या है कि एक आइडिया जो है वो दिया जाता है इंडिविजुअल्स को, और उनसे जो है वो पूछा जाता है कि वो इस आइडिया के बारे में डिस्कस करें, और जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें आइडिया के बारे में वो बताएं। तो इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका ताल्लुक जो है वो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एरियाज से होता है, और इंडिविजुअल्स की जो तादाद है जो फोकस ग्रुप में लोग शामिल होंगे वो 8 से 14 तक हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। अब ये एक ओल्डेस्ट मेथड है, पुराना मेथड है क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए। अब इसमें जिन लोगों को बुलाया जाता है उनको पहले से कोई भी चीज़ नहीं बताई जाती, उनको बुला दिया जाता है, उनको पहले से कुछ नहीं पता होता। उसके बाद एंटरप्रेन्योर आता है और फिर वो उनको एक फ्रेज बताता है। और इसमें ओरिजिनल जो थॉट है, जो ओरिजिनली वो सोच उनके जहन में पहली बार आ रही है, उसका आना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें पहले से कोई भी चीज़ प्लान नहीं होती। और जाहिर बात है अगर ओरिजिनल टॉट नहीं आएगी तो फिर उसमें फिर बाइसनेस वगैरह के भी चांस हो सकते हैं। सो इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्रिटिसिज्म इसमें अलाउड होता नहीं है, इसमें भी क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं होता। और फ्री विलिंग को एनकरेज किया जाता है। फ्रीली तौर पे आइडियाज़, जो भी आइडिया आ रहा है वो आइडिया ले लिया जाता है। और इसी वजह से इसमें आइडियाज़ की जो क्वांटिटी होती है वो भी डिसाइड होती है, यानी जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे उतना ज़्यादा बेटर होता है। और कॉम्बिनेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ आइडियाज़ को भी एनकरेज किया जाता है। डिफरेंट आइडियाज़ के कॉम्बिनेशन को और उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी है, उसको भी एनकरेज किया जाता है। नाउ द प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस। अब ये मेथड जो है यूज़ किया जाता है न्यू आइडियाज़ के लिए और सोल्यूशन के लिए। फोकस किया जाता है प्रॉब्लम के ऊपर। सो इसको इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट आइडिया के लिए। और एक लिस्ट जो है वो प्रॉब्लम्स की बनाई जाती है। और जो इन्वेंटरी होती है इसमें वो बना ली जाती है, जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं आइडियाज़ के साथ उसकी एक इन्वेंटरी भी बना ली जाती है। इसी वजह से इसको प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस कहा जाता है। नाउ द क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस मेथड को जो है वो यूज़ किया जाता है न्यू आइडियाज़ के लिए, और फोकस करते हुए पैरामीटर्स के ऊपर। अब क्रिएटिविटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है किसी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अहम चीज़ है क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंटरप्रेन्योरशिप से। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो क्रिएटिव होता है, वो कोई नई चीज़ लेकर आता है, जाहिर बात है, और उसमें फिर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। और अगर इस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करेगा कोई शख्स तो जाहिर बात है उसमें कमी आती चली जाएगी। अब ये भी होता है कि कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं। जब क्रिएटिविटी होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको पहले भी बताया गया, अब ये दोबारा आ गया है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है जिसमें फ्री विलिंग होती है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, जबकि रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्रिटिसिज्म होता है। दूसरा है सिनेटिक्स। अब सिनेटिक्स में क्या होता है कि फेमिलियरिटी करवाई जाती है प्रॉब्लम के साथ। नई नई कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके साथ अनफेमिलियर होता है इंसान, तो फेमिलियरिटी करवाई जाती है प्रॉब्लम के बाद। उसके बाद इनमें से चार में से एक एनालॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, पर्सनल का डायरेक्ट थिंकिंग का, सिंबॉलिक में जो है वो सिंबल्स बनाए जाते हैं, फैंटेजी से मुराद यानी ख्यालात वगैरह, तसव्वुरात वगैरह। उसके बाद है फिर गॉर्डन मेथड। अब गॉर्डन मेथड्स में क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अनअवेयर होते हैं प्रॉब्लम के, बिल्कुल ही वो जो है अनअवेयर होते हैं। और चेकलिस्ट मेथड, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, एक लिस्ट बना ली जाती है रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनकी। उसके बाद है फ्री एसोसिएशन मेथड। अब इसको फ्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फ्रीली जो वर्ड्स जहन में आ रहे होते हैं, माइंड में आ रहे होते हैं, उनको फ्रीली लिख लिया जाता है। इसमें सब कॉन्शियस का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो कॉन्शियस है जो हमारे सामने चीज़ मौजूद है, कि सब कॉन्शियस हमें नहीं पता है कि वो हमारे माइंड में चीज़ है, लेकिन
वो चीज़ होती है, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए जो भी माइंड में चीज़ आ रही होती है उसको वर्ड को फ्रीली लिख लिया जाता है, इसी वजह से इसको फ्री एसोसिएशन मेथड कहते हैं। नाउ द फोर्स रिलेशनशिप, अब फोर्स रिलेशनशिप में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं प्रोडक्ट के और पॉसिबिलिटीज देखी जाती है। कलेक्टिव नोटबुक मेथड है, इसमें जो है वो एक नोटबुक जो है वो प्रोवाइड की जाती है, इसी वजह से इसको कलेक्टिव नोटबुक मेथड कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक है, ह्यूरिस्टिक में जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस्ड के ऊपर होता है, इसमें जो भी आइडिया वगैरह होता है पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप डिसीजन लेते हैं खाने के लिए, तो अब आपके पास हज़ारों ऑप्शन है कि आप कोई भी एक डिश खा सकते हैं, लेकिन आपने पहले कोई डिश जो आपको पसंद आई है आप उन्हीं में से चॉइस करते हैं कि मैंने ये लेनी है। उससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है और आप जो है वही चीज़ लेते हैं जिसका आपका एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा होता है। तो ह्यूरिस्टिक में भी कुछ इसी तरह से पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ किया जाता है। उसके बाद है साइंटिफिक मेथड। अब ये साइंटिफिक मेथड जो एक काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इसमें प्रिंसिपल शामिल है, रूल्स शामिल है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए। जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की जाती है उसके लिए रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं उसके लिए। इसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फाइनली जो है वो वैलिडेटिंग किया जाता है हाइपोथेसिस को। नाउ दी वैल्यू एनालिसिस। अब वैल्यू एनालिसिस में वैल्यू देखी जाती है किसी भी चीज़ की एंड और ये देखा जाता है इज इट अ वैल्यूएबल थिंग टू रिसर्च। अब जिस पे रिसर्च होने वाली है अब ये देखा जाता है कि वो वैल्यूएबल चीज़ है भी या नहीं कि उस पर रिसर्च हो। उसके बाद है एट्रीब्यूट लिस्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि एक ये भी एक आइडिया फाइंडिंग की टेक्निक है जिसमें एंटरप्रेन्योर को रिक्वायर होता है, यानी उसको जो है वो ज़रूरी होता है कि वो लिस्ट बनाए एट्रीब्यूट की, एक आइटम की या प्रॉब्लम की, और फिर एंड देन लुक एट ईच फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट, उसको फिर हर एक को देखे वो वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट से। उसके बाद है मैट्रिक्स चार्टिंग। अब इस ये एक सिस्टमेटिक मेथड है सर्च करने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ढूंढने के लिए बाय लिस्टिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। अब और इसमें जो है वो फिर जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी जाती हैं उसके लिए क्या होता है कि लिस्ट कर लिया जाता है इंपॉर्टेंट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अहम तरीन एलिमेंट्स किसके होते हैं वो एलिमेंट्स, प्रोडक्ट एरिया के, प्रोडक्ट एरिया के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट बना ली जाती है अलॉन्ग टू एक्सेस ऑफ चार्ट। अब जो दो एक्सेस हैं चार्ट्स के, यानी कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन एलिमेंट्स के रिगार्डिंग ईच ऑफ दिस एलिमेंट, उन एलिमेंट्स के रिगार्ड्स। नाउ द बिग ड्रीम अप्रोच। अब बिग ड्रीम अप्रोच क्या है, इसमें इसका मतलब ड्रीम अबाउट प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन, यानी कि ख्वाब जो है प्रॉब्लम के बारे में और उसका सोल्यूशन। ख्वाब से मुराद यानी ड्रीम से मुराद यही कि इमेजिन करना प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को इमेजिन करना। उसके बाद है पैरामीटर एनालिसिस, यानी कि डेवलप करना न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ को डेवलप करना फोकस करते हुए पैरामीटर की आइडेंटिफिकेशन, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचान करना एंड क्रिएटिव सिंथेसिस यानी कि तरकीब। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।